नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर 2018 का ये पेपर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सवाल है वह है, वामनावतार के 3 पगों का व्याख्यान किस वेद में उल्लेखित है। तो देखिए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे उसमें से एक अवतार था वामनावतार, जो कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इसका उल्लेख किस में हुआ है। तो इसका उल्लेख हुआ है पुराण में, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुराणों तथा संबंधित वंशों का सही मिलान कीजिए। तो देखिए, हमें पुराणों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित यानी कि किसके काल में या किस वंश के समय पे वह लिखा गया उसका हमने बताना है। ठीक है, तो इसमें से एक जो मिलान है वह क्या है, हमारा गलत है। तो हमने बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के समय पे लिखा गया था, सही है। मत्स्य पुराण सातवंश वाहन के समय लिखा गया था, ये भी सही है। और वायु पुराण गुप्त वंश के समय पे लिखा गया, ये भी सही है। और विष्णु पुराण का संबंध जो है सातवाहन से नहीं है, ये ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलोहुआ शब्द का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, जैसे हमारी सभ्यता थी भारत की, वैसे ही एक सभ्यता है मेलोहू। ये सभ्यता थी हमारी कहाँ की, इराक की। ठीक है, तो इसके अभिलेखों में एक शब्द मिला है मेलुहा। इसका संबंध जो है किससे है, ये पूछा गया है। तो इसका संबंध था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, राजकुमार सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो रास्ते में निम्नलिखित में से क्या देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, शव, सन्यासी और ऑप्शन डी ये सभी। तो राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को जब बचपन में ही कह दिया गया था कि वह क्या लेंगे, अपनी कच्ची उम्र में या फिर कम उम्र में ही संन्यास ले लेंगे, तो उनके जो पिताजी थे उनके द्वारा उनको बहुत समय तक क्या रखा गया, सिर्फ राज दरबार तक ही सीमित रखा गया। उनके सामने किसी को नहीं आने दिया। परंतु एक दिन जब वह कपिल वस्तु की सैर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे विभिन्न लोग दिखते हैं, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बच्चा और एक साधु, एक सन्यासी। तो इन सभी से उनका जो है मन अपने जीवन से के प्रति थोड़े बहुत सवाल आ जाते हैं, जिसके बाद वह क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो उनके रास्ते में उनको ये क्या दिखे, ये सभी दिखे। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो हुआ था वह किया गया था एमपी यानस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दैवी आधार का सिद्धांत लागू किया था। तो दैवी आधार का सिद्धांत लागू करने वाला जो शासक था दिल्ली सल्तनत में, वह था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा को भारत के मध्यकाल में किसने शुरू किया था। तो देखिए, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा क्या थी, मध्यकाल में शुरू की गई एक प्रथा थी, जिसको शुरू किया गया था शेरशाह द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब हमारा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा थी क्या, तो ये एक तरीके से ज़मीन को लेके प्रथा थी। ठीक है, जो जमींदार थे वह किसानों से अपनी ज़मीन के बदले ज़्यादा रकम वसूल नहीं कर सकते थे। मुख्यतः उनके दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर कराए जाते थे। ठीक है, जो किसानों का शोषण हो रहा था वह यहाँ से कम होना शुरू हो गया। अगला सवाल है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो जो शिवाजी थे उनके मंत्री परिषद को या मंत्रिमंडल को कहा गया था अष्ट प्रधान। ठीक है, इसमें 8 लोग थे। और बात करें कौन कौन से थे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा मंत्री, चौथा सचिव, पांचवा सुमंत, छठवा सेनापति, सातवां पंडित राव और आठवां न्यायाधीश। ठीक है, ये 8 लोग इसकी जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल थे, इसलिए इसको क्या कहा गया था, अष्ट प्रधान कहा गया था। ठीक है, बहुत ही मुख्य ये क्या थे, इसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा गया जाता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा बहुत बड़ा योगदान किया गया था भारतीय सेना को वहाँ पे अपना योगदान देने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, और महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे युवा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, या इंडियन आर्मी जो है शामिल हुई थी। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया था, भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहा गया था। क्योंकि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने जो भारतीय लोग हैं इनको लॉलीपॉप दिया था कि अगर वे लोग उनकी मदद करते हैं तो वह उनको सत्ता स्थानांतरित कर देंगे, परंतु ऐसा बाद में हुआ नहीं। और इसी सत्ता स्थानांतरण के या सत्ता में इन भारतीयों को बहुत बड़ा योगदान देने, जो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा पद देने के लालच में ही महात्मा गांधी ने यहाँ के लोगों से अपील की थी कि वे लोग अब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, और हुए भी थे, इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। फिर है अगला सवाल, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो पेरिस जाने वाले बम सदस्य, जो बम बनाने वाले सदस्य थे, वह थे P.N. वापट। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और असंगत पत्र पत्रिका एवं उसके संस्थापकों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास पत्र और पत्रिका दिए गए हैं और सामने उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। समाचार दर्पण के जो संपादक थे वह थे विलियम कैरी, सही है। बंगदूत के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, ये भी सही है। सोम प्रकाश के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं थे, ये क्या है, हमारा गलत है। सोम प्रकाश की बात करें तो इस पत्रिका के जो संपादक थे वह थे हमारा द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, कौन थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, और जो ट्रिब्यून पत्रिका थी उसके दयाल सिंह मजीठिया थे, ये भी सही है। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, अगर बात करें भारतीय मानक समय रेखा की तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 5 राज्य कौन से हैं हमारा, एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर जो है हमारी भारतीय मानक रेखा गुजरती है, जिससे ही हमारा जो भारत का समय है वह क्या होता है, निर्धारित होता है इस रेखा के द्वारा ही। तो यहाँ पे जो राज्य शामिल नहीं है वह कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे गलत है। भारत अगला सवाल है, भारत की किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती। तो देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल लगता है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पूर्व में इसकी सीमा कहाँ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। झारखंड किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, त्रिपुरा की सीमा लगती है हमारा म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार या बर्मा कहते हैं जिसे। और मणिपुर की भी लगती है हमारा बांग्लादेश के साथ, और नहीं लगती जिसकी वह क्या है हमारा झारखंड। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं बनती। ठीक है, तो हमने बताना है अफगानिस्तान के साथ बनती है, जो पीओके है वर्तमान उसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। भूटान से लगती है, म्यांमार के साथ लगती है पूर्व में,
कंबोडिया के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। इंदिरा कॉल नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंदिरा कॉल जो पॉइंट है वह भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट है, ठीक है। उत्तर का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंदिरा कॉल है, ठीक है। एक इंदिरा कॉल है और एक इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा कॉल जो है उत्तर का सबसे उत्तरतम बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। बात करें इंदिरा कॉल की, तो इंदिरा कॉल है उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये कहाँ है हमारा? अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इंदिरा कॉल नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली क्या है? एक रेखा है, ठीक है। और बात करें किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है गुजरात, सबसे पहले आती है हमारा कहाँ? अगर बात करें हम पश्चिम से, तो गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, और सेवन सिस्टर्स की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कौन सा नहीं है? मिजोरम जो है यहाँ पे गलत है, यानी कि मिजोरम से यह रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता? तो देखिए मिजोरम बनाता है, ठीक है। और हमारा जो नहीं बनाता है वह कौन सा है? मणिपुर है। मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बता रखा था, मणिपुर किसके साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ इसकी सीमा लगती है। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे ही क्या हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल है, नीचे भारत के प्रमुख दर्रे और संबंधित राज्य दिए गए हैं, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कुछ दर्रे हैं और वह किस राज्य में स्थित है वह लिखा गया है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है ये। बारालाचा दर्रा हिमाचल में स्थित है, सही है। और सिपकाली दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये क्या है? गलत है। सिपकिला दर्रा भी कहाँ पे है हमारा? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बोगडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी असंगत है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे 2018 के कुछ सवाल थे, और इसके जो आगे के सवाल हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।